नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। आज हम लोग लेक्चर 16 पर हैं 16, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में नेटवर्क का उपयोग। इसके पहले इस पूरे पाठ्यक्रम के मॉड्यूल हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं और पहले 3 मॉड्यूल्स पर चर्चा हो चुकी है और पिछली बार हम लोगों ने प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग इस मॉड्यूल की चर्चा शुरू की थी और इस मॉड्यूल की विषय सूची भी हमने पिछली बार दिखाई थी। प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग का परिचय, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में नेटवर्क का उपयोग, क्रिटिकल पाथ और गतिविधियों की अवधि में अनिश्चितता, बार चार्ट का उपयोग, नेटवर्क की क्रैशिंग इत्यादि। तो आज हम लोग चर्चा शुरू करेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में नेटवर्क का उपयोग। तो पहली बात यह आती है कि नेटवर्क क्या है। हम आजकल तरह तरह के नेटवर्क की बात करते हैं, सोशल नेटवर्क की बात करते हैं। अंततः उसमें बात क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, यह व्यक्ति हो सकता है इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, यह व्यक्ति मात्र इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि ये एक सोशल नेटवर्क है जिसमें कि एक व्यक्ति कुछ लोगों से जुड़ा है, कुछ लोगों से नहीं जुड़ा है, अर्थात एक व्यक्ति यह आवश्यक नहीं कि वो सभी लोगों से जुड़ा हुआ हो। तो ये तो हुई सोशल नेटवर्क की बात। हम बात करते हैं रेलवे नेटवर्क की। रेलवे नेटवर्क का क्या मतलब है कि एक रेलवे लाइन यहाँ से यहाँ जाती है, इसमें कुछ स्टेशन पड़ते हैं। दूसरी रेलवे लाइन हो सकता है यहाँ से यहाँ जाए, उसमें कुछ स्टेशन पड़ते हैं। एक और रेलवे लाइन हो सकता है जो कि ऐसे जाए और उसमें कुछ स्टेशन आएंगे जो कि यहाँ पर कॉमन है। तो इस चित्र को जहाँ पर कि कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो ये हों चाहे वो यहाँ वाले हों, इनको हम कह सकते हैं नोड। और इनको जोड़ने वाली ये जो लकीरें हैं इनको हम कह सकते हैं लिंक। इस नोड और लिंक से बने हुए चित्र को कहते हैं नेटवर्क। अब इस नेटवर्क की परिभाषा को देखते हुए हमको चर्चा ये करनी है कि इस बात को हम निर्माण प्रबंधन में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। तो निर्माण प्रबंधन में जब हम बात करते हैं शेड्यूलिंग के लिए नेटवर्क का प्रयोग कैसे किया जाए, तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी प्रोजेक्ट में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। इनको एक नेटवर्क में दर्शाकर यह पता करने का प्रयास होता है कि कौन सी गतिविधि कब होनी चाहिए या कब हो सकती है। तो हम करते क्या हैं कि हम एक प्रोजेक्ट में तमाम गतिविधियों को, अर्थात एक्टिविटीज़, हमने बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट देखा था, छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसमें तमाम गतिविधियां थी, खुदाई थी, पीसीसी थी, कंक्रीट की फाउंडेशन थी, कॉलम थे, ब्रिक वर्क था इत्यादि। तो तमाम एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़। अब उन एक्टिविटीज़ को हम एक नेटवर्क में कैसे दर्शाते हैं? इस नेटवर्क के माध्यम से फिर हम यह पता करते हैं कि अमुक एक्टिविटी कब होनी चाहिए या कब हो सकती है, क्योंकि ये दोनों बातें अलग हैं। ध्यान रहे कि हम जब शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समय अर्थात टाइम हमारे मस्तिष्क में हमेशा रहता है। तो समय के साथ कौन सी एक्टिविटी कब होनी चाहिए, कब हो सकती है, अर्थात अगर हमारी ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है, तो क्या हम ये जो बी एक्टिविटी है ये हम पहले शुरू कर सकते हैं और इस प्रकार ख़त्म कर दें? क्या ये आवश्यक है कि हमें ए पहले ही करनी है? इन सब बातों की चर्चा करने के लिए या इन बातों पर विचार करने के लिए हम नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। गतिविधि क्या होती है? गतिविधि की परिभाषा क्या है? गतिविधि में सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि संसाधनों की खपत होती है, अर्थात एक्टिविटीज़ कंज्यूम रिसोर्सेज। संसाधन क्या हो सकते हैं? हो सकता है उसमें लेबर लगती हो सकता है उसमें मटेरियल लगता हो,
मशीन लगेगी। तो ये सब संसाधन एक एक्टिविटी में लगते हैं। साथ ही साथ वह एक्टिविटी एक निश्चित अवधि में पूरी होती है। तो ये निश्चित अवधि क्या एक पत्थर की लकीर है? क्या हम कह सकते हैं कि यह एक्टिविटी 4 दिन में अवश्य पूरी हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी हमने बात की थी कि अगर पुताई का हम उदाहरण लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक कमरे में एक हद से अधिक लोग काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गतिविधि के अनुसार एक न्यूनतम स्तर भी हो सकता है संसाधनों का, जो कि आवश्यक है। अगर 100 किलो का वजन उठाना है और एक व्यक्ति की उठाने की क्षमता मात्र 50 किलो है, तो हमें कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। वहाँ पर एक व्यक्ति चाहे जितने दिन भी खड़ा रहेगा, वह 100 किलो का वजन नहीं उठा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जब हम निश्चित अवधि की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि हाँ, अगर हम कहते हैं कि यह एक्टिविटी 4 दिन में, 6 दिन में, 4 हफ्ते में, जिस भी अवधि को हम सोचें उसमें पूरी होगी, तो कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि उसमें हम कितने संसाधन आवंटित करेंगे। तो अगर हम संसाधन तय कर देते हैं तो हम यह मान लेते हैं या कैलकुलेट करते हैं कि वो अवधि क्या होगी जिसमें कि वह गतिविधि पूरी हो सके। एक स्पष्ट आरंभ, जिसको कि हम आरंभ तिथि कह सकते हैं, स्टार्ट टाइम, हर गतिविधि का होता है। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि यह गतिविधि जो हमने बी माना है वो समय में इस बिंदु पर शुरू होगी, साथ ही साथ इस बिंदु में समाप्त होगी, और यह जो समय है यह इसका ड्यूरेशन या अवधि है। तो हर गतिविधि में संसाधनों की खपत होती है, एक निश्चित अवधि होती है जो कि हम मान कर चलते हैं। ये कैसे निकाली जाती है या उसका आकलन कैसे करते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक ये अवधि होती है और हर गतिविधि का एक बहुत ही स्पष्ट स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होता है, जहाँ जिस प्रकार हमने यहाँ पे दिखाया है, ए का स्टार्ट टाइम ये है और ए का फिनिश टाइम ये है। अब हम बात करते हैं गतिविधियों को नेटवर्क पर किस प्रकार दिखाया जाता है या दिखाया जा सकता है। तो एक तरीका है जिसको कि हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन नोड, अर्थात एक गतिविधि को हम नोड पर दिखाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक्टिविटी ऑन एरो, हम एक्टिविटी या गतिविधि को एरो या लिंक पर दिखाएंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। जब हम 2 गतिविधियों की बात करते हैं, जैसे ए और बी, एक प्रोजेक्ट में ए और बी 2 गतिविधियां हैं, उस पे अगर हम एक्टिविटी ए और बी को नोड पर दिखाते हैं, तो यहाँ हमने दिखाया है ए इस नोड पर है और बी इस नोड पर है, और इनको जोड़ते हुए ये लिंक है। लेकिन हमारी गतिविधि लिंक पर नहीं है, नोड पर है। तो यह चित्रण एक्टिविटी ऑन नोड कहलाता है। यह चित्रण हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जबकि हम कहेंगे एक्टिविटी ऑन एरो, अर्थात एरो पर हम गतिविधि दिखाएंगे। एरो पर गतिविधि दिखाने का मतलब क्या हुआ कि जो गतिविधि ए है वो इस लिंक पर दर्शाई गई है, और आई और जे ये नोड हैं। ये किस बात के द्योतक हैं? आई जो नोड है वो गतिविधि ए के आरंभ का द्योतक है, अर्थात ये इसका स्टार्ट टाइम है। उसी प्रकार जे इस गतिविधि के समापन का द्योतक है, जो कि हमने कहा फिनिश टाइम। तो अगर हम जे जो भी समय है उसमें से आई का जो भी समय है उसको हम घटा देते हैं तो ड्यूरेशन आ जाएगा। अगर ये 5 दिन है, ये 2 दिन है, तो एक गतिविधि की अवधि 3 दिन हुई। तो इस प्रकार से जब हम गतिविधि को एरो पर दिखाते हैं तो नोड दर्शाते हैं उस गतिविधि का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। अब क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में 2 एक्टिविटी थी ए और बी, तो हमें एक और लिंक बनाना पड़ेगा जहां पर कि हम बी को दिखाएंगे और यहां पर नोड होंगे वाई और जेड। तो वाई बी गतिविधि का आरंभ है और जेड
बी गतिविधि का समापन या अंत। अब बात आती है कि हम ए और बी, जब दो एक्टिविटीज़ खत्म होंगी तब प्रोजेक्ट खत्म होगा। तो अब क्या हम इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं कि हम आई से शुरू करें, ए गतिविधि करें, जे पर पहुँचें और यहाँ से ही हम बी शुरू कर दें और जेड पर चले जाएं। अर्थात हमने नोड जे और नोड वाई को मर्ज कर दिया है और एक ही नोड दिखाया है, तब हमारी बात बनती। तो इस चित्र के माध्यम से हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन एरो है, आई जे एक्टिविटी ए है, जे जेड एक्टिविटी बी है और प्रोजेक्ट हमारा शुरू होगा आई पर और अंत होगा जेड पर। इसके कुछ और पहलू भी हैं जिस पर कि हम अभी आगे विचार करेंगे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि खुदाई, बाउंड्री वॉल की बात थी, खुदाई की बात है जिसमें कि हम नींव की खुदाई कर रहे हैं। ये हमने लिया नोड आई और नोड जे के बीच में। तो नोड आई हुआ खुदाई का आरंभ, नोड जे हुआ खुदाई का समापन, और आई और जे एक इवेंट है, एक घटना है, जबकि खुदाई एक गतिविधि है। इन नोडों को हम कहते हैं इवेंट, अर्थात एक घटना या पड़ाव। यह मात्र गतिविधि शुरू होने की घटना है, अर्थात घटना में ये आई और जे जो घटनाएं हैं इसमें संसाधनों की खपत नहीं होती है। तो नोड्स डू नॉट कंज्यूम रिसोर्सेज, वो मात्र इस बात का द्योतक हैं कि एक एक्टिविटी वहाँ शुरू हो गई, उसमें संसाधन नहीं लगे, एक्टिविटी में साधन लगते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक एक्सेप्शन इसमें बनता है, वो है डमी एक्टिविटी का, जिसको कि अभी हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करें गतिविधियों की पारस्परिक निर्भरता। क्या हमारे प्रोजेक्ट में जितनी गतिविधियां हैं वो सब एक साथ शुरू की जा सकती हैं, या एक गतिविधि खत्म होने के बाद ही या समाप्त होने के बाद ही दूसरी गतिविधि हो सकती है? यह हमें हमेशा पता होना चाहिए। जैसे खुदाई है, खुदाई के पहले सिवाय इसके कि हमको वो ज़मीन साफ करनी है इत्यादि, और कोई शायद गतिविधि करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्रिकवर्क या चुनाई करने से पहले हमारी खुदाई समाप्त हो जानी चाहिए, हमारी नींव का काम समाप्त हो जाना चाहिए, तभी हम चुनाई कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे निर्भरता। कौन सी गतिविधि किस पर निर्भर है? अगर हम किसी क्लासरूम में फर्नीचर डालना चाहते हैं तो पहले क्लासरूम तो हो। अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं और फर्नीचर डालना है, तो जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती, जब तक उसकी फ्लोरिंग नहीं हो जाती, तब तक हम उसमें फर्नीचर नहीं डाल सकते। हाँ, ये ज़रूर है, फ्लोरिंग हो जाने तक फर्नीचर का ऑर्डर दे सकते हैं। यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जैसे ही हमारी फ्लोरिंग आदि खत्म हो, हमारे पास फर्नीचर उपलब्ध हो और हम उसको तुरंत डाल सकें। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गतिविधियों में पारस्परिक निर्भरता क्या है। निर्माण कार्य के लिए जब हम नेटवर्क तैयार करते हैं तो कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। क्या है वो नियम? प्रोजेक्ट के आरंभ को दर्शाते हुए एक स्पष्ट नोड होना चाहिए। पिछली बार आपको ध्यान होगा, हमने जब आई, जे और जेड की बात की थी, तो यह प्रोजेक्ट का आरंभ भी था, एक्टिविटी का भी आरंभ था, एक्टिविटी ए का आरंभ था और प्रोजेक्ट का आरंभ था। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट के आरंभ में एक ही गतिविधि शुरू हो। तमाम गतिविधियां जो कि शुरू की जा सकती हैं, हो सकता है एक साथ शुरू हों। तो कभी कभी यह आवश्यक होता है कि हम गतिविधियों के आरंभ से हटकर प्रोजेक्ट के आरंभ का एक नोड रखें। इसी प्रकार प्रोजेक्ट की समाप्ति को दर्शाते हुए भी एक स्पष्ट नोड होना चाहिए। एक गतिविधि केवल एक ही लिंक या एरो पर होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि इस नोड के बीच में हमने गतिविधि को कहा ए और ये था मान लीजिए नोड 2, 3, 2, 3, और यही गतिविधि किसी और जगह पर उस नेटवर्क में 16, 17
के रूप में प्रकट हो जाए। यह नहीं होना चाहिए। एक गतिविधि केवल एक ही लिंक या एरो पर होनी चाहिए। एरो की दिशा गतिविधि की प्रगति की दिशा में होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि दो नोड्स को जोड़ते समय मैं मात्र एक लाइन का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं एक एरो का प्रयोग कर रहा हूं। अर्थात यह दर्शाता है कि ये हमारा स्टार्ट है और एरो का डायरेक्शन, इसकी ये जो दिशा है वो स्टार्ट से चलकर एंड की ओर जाती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि गतिविधि आई जे है तो जे आई से अधिक है। अर्थात अगर हमारा ये नोड आई जे है, ये गतिविधि ए है जिसको कि हम दिखाएंगे ए आई जे के रूप में, तो जे आई से अधिक होना चाहिए। इसका हम एक उदाहरण दिखाएंगे आपको, तब ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। दो गतिविधियों को एक ही आई और जे असाइन नहीं किया जा सकता। अर्थात दो गतिविधियों के एक ही आई और जे नहीं हो सकते हैं। एक ही आई हो सकते हैं, एक ही जे हो सकता है, लेकिन दोनों एक संग दो गतिविधियों के नहीं हो सकते, जैसे कि यहां दिखाया गया है। यह रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। हम ए और बी इन दो गतिविधियों को 1 2 में नहीं दर्शा सकते। यह जरूर हो सकता है कि इस नोड, चाहे वो 1 हो 2 हो जो भी हो, यहां से तमाम गतिविधियां शुरू हों। ये ए हो सकती है, ये बी हो सकती है, ये सी हो सकती है, यह संभव है। लेकिन इनका जो अंत है गतिविधियों का समापन, ए समाप्त होगी 2 पर, बी समाप्त होगी 3 पर, सी समाप्त होगी 4 पर। तो हम सी को दिखाएंगे C14, बी को दिखाएंगे 13 और ए को दिखाएंगे 12। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये 2 3 4 ये हमारे आई, अर्थात यहाँ पर ये 1 है, उससे अधिक हों। यह एकमात्र मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है जो कि हमें कैलकुलेशन करने में आसान कर देता है। साथ ही साथ यह भी संभव है कि एक नोड पर तमाम गतिविधियां समाप्त हो रही हों। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट का अंत है, प्रोजेक्ट इन एक्टिविटीज़ एफ एक्स वाई से समाप्त होता है, कोई भी नोड यहाँ हो, एफ का आरंभ कहीं से भी हो रहा हो सकता है ये नोड एन पर एफ एक्स और वाई तीनों समाप्त होंगी। तब बात यह आती है कि हम कब मानेंगे कि हम एन पर पहुंच गए हैं। हो सकता है इसको समाप्त करने में कुछ समय लगे, इसको समाप्त करके यहाँ पहुँचने में कुछ समय लगे, वाई को यहाँ पहुँचने में कुछ समय लगे। तब एन को क्या वैल्यू असाइन की जाएगी, एन में समय की क्या वैल्यू असाइन की जाएगी। नोड की वैल्यू तो हम दे देंगे, 20 दे दें, 25 दे दें, जो भी नोड की संख्या आएगी हम दे देंगे। लेकिन उस घटना को घटित होने के लिए क्या आवश्यक है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, शायद अगले लेक्चर में। अब बात आती है ए और बी के रिप्रेजेंटेशन की। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हम दो एक्टिविटीज़ ए और बी को एक ही नोड 1 और 2 में दिखाया गया था, ए और बी। इस प्रकार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम ए को 1 2 के रूप में यहाँ पे दिखा दें। 1 हमारा प्रोजेक्ट का आरंभ है, यहाँ से 3 हमारे प्रोजेक्ट का समापन है, A12 हमारी गतिविधि A है, B13 ये हमारी गतिविधि B है और 23 ये एक डमी गतिविधि है। इस प्रकार से A और B दोनों गतिविधियों के समाप्त होने पर हमारा प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा। यह रिप्रेजेंटेशन गलत था, इसको हमने इस रूप में रिप्रेजेंट किया। हमने B का अंत या B का समापन, हमने B का समापन 2 से निकाल कर 3 में कर दिया
और 2 और 3 को एक डमी गतिविधि से जोड़ दिया, जिसको कि हमने फुल लाइन न देकर एक डॉटेड लाइन से दर्शाया। इस डमी गतिविधि में कोई भी संसाधन नहीं लगेंगे, क्योंकि संसाधन मात्र ए और बी में लगेंगे, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? क्योंकि हम नोड 2 को विभाजित करके नोड 2 और 3 में करना चाहते थे। तो जब हमने नोड 2 को मात्र तोड़ा, तब उनके बीच में एक काल्पनिक लिंक इस्टेब्लिश कर दिया या जोड़ दिया। तो एक लॉजिकल प्रक्रिया दिखाने के लिए इस डमी गतिविधि का प्रयोग किया है। डमी गतिविधि में अन्य गतिविधियों से हटकर किसी भी संसाधन की खपत नहीं होती है। हम लोग फिर से गतिविधि, घटना और डमी गतिविधि पर विचार करते हैं। गतिविधि कार्य का एक भाग जिसमें संसाधनों की खपत होती है और मात्रात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं, अर्थात एन एक्टिविटी शुड लीड क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स। कोई ना कोई काम खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ एकम्प्लिश होना चाहिए, उसको हम कहते हैं गतिविधि। इसका एक स्पष्ट आरंभ और एक स्पष्ट समापन होता है। घटना गतिविधियों की शुरुआत या समाप्ति का संकेत देते हैं। हर नोड एक घटना है। किसी भी घटना या नोड में न तो समय लगता है और न ही अन्य संसाधन। और जहाँ तक डमी गतिविधि का सवाल है, एक ऐसी गतिविधि जिसमें कोई संसाधन खर्च नहीं होता, उसमें कोई खपत नहीं होती संसाधन की, अन्य गतिविधियों के बीच तार्किक अंतर्निर्भरता दिखाने मात्र के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो दे आर यूज्ड ओनली टू शो लॉजिकल डिपेंडेंस। आगे बढ़ते हैं और हम विचार करते हैं निर्माण योजनाओं में बार चार्ट का प्रयोग। बार चार्ट पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन या एक मोटी समझ अभी भी डेवलप करते हैं। यह चित्र है फिर वही एक्टिविटी ए। यह चित्र है, हम एक्टिविटी ए और बी की बात कर रहे हैं। एक्टिविटी ए और बी दोनों ही एक साथ शुरू हुई, और अगर यह समय दिनों में दिया गया है तो एक्टिविटी बी 9 दिन में ख़त्म हो जाएगी, एक्टिविटी ए शायद 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और ये दोनों शुरू एक साथ हो रही हैं। अब प्रश्न ये है कि हमारा प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा। हमारा प्रोजेक्ट अगर उसमें 2 ही गतिविधियां हैं, ए और बी, तो 9 पर ही ख़त्म होगा, क्योंकि जब दोनों गतिविधियां ख़त्म होगी तभी तो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। अब बात उठती है कि क्या ये आवश्यक है कि गतिविधि ए 0 पर ही शुरू कर दी जाए, जबकि हमको पता है कि इसमें मात्र 5 दिन लगने हैं। तो हमारे पास क्या विकल्प है? पहला विकल्प है कि हम ए का स्टार्ट डिले कर दें। हमको पता है कि ये 5 दिन की एक्टिविटी है, तो अगर हम इसको 4 पर भी शुरू करेंगे तो भी हम इसको 9 पर समाप्त कर लेंगे। ये हमारा है पहला विकल्प, अर्थात ए को हमने डिले कर दिया, उसका स्टार्ट डिले कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि हम 4 से ही शुरू करें, हम उसको 3 से शुरू कर सकते हैं, तो हो सकता है हम 8 पे ख़त्म कर दें, हम 2 से शुरू कर सकते हैं, 7 पे ख़त्म कर देंगे इत्यादि। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि क्या हम ए में जो संसाधन हमने लगाए थे वो कम कर दें, और जो 5 दिन में एक्टिविटी हो रही थी उसको हम पूरे 9 दिन तक ले जाएं। अगर हम उसको पूरे 9 दिन तक ले जाते हैं तब हम कर सकते हैं कि ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों साथ में शुरू होंगी, और ए में भी 9 दिन लगेंगे और बी में भी 9 दिन लगेंगे। तो इस चित्र में और इस चित्र में फ़र्क क्या हुआ कि ए और बी दोनों ही 9 दिन लगेंगे, लेकिन हमने इस चित्र के कंपैरिजन में इस चित्र में ए में लगाए हुए संसाधन कम कर दिए। हमारे पास तीसरा विकल्प क्या है? हम इस बात पर विचार करें कि क्या हम बी में संसाधनों को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको बढ़ा दें और किसी प्रकार से 5 दिनों में ही समाप्त करने की कोशिश करें। तब क्या होगा?
कि दोनों एक्टिविटीज़ ए और बी एक संग शुरू होंगी और 5 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन की अवधि 5 दिन हो जाएगी। लेकिन हमको करना क्या पड़ा, जो संसाधन हमने यहाँ पे आवंटित किए थे उनके कंपैरिजन में यहाँ पर हमको संसाधन बढ़ाने पड़े। हम इसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि ए में संसाधन कम करें, बी में संसाधन बढ़ाएं और इस पूरे प्रोजेक्ट को 7 दिन में समाप्त कर दें। इन सब बातों की एनालिसिस, विश्लेषण ही निर्माण का प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है कि किस गतिविधि में कितने संसाधन लगाए जाएं और कब उसको किया जाए। ये तो बात थी यदि हमारी एक्टिविटीज़ ए और बी, जो गतिविधियां हैं ए और बी, दोनों एक साथ शुरू हो सकती हैं। लेकिन अगर ए और बी में पारस्परिक निर्भरता का संबंध है, अर्थात यहाँ तक चर्चा थी जबकि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। अब अगर यह बात आती है कि ए और बी एक दूसरे पर निर्भर हैं, या ये कहें कि बी ए पर निर्भर है, अर्थात ए के समाप्त होने के बाद ही हम बी शुरू कर सकते हैं, तब क्या होगा कि पहले ए होगी और उसके बाद ही बी कर सकते हैं। अर्थात हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन या उसकी अवधि 5 दिन ये और 8 दिन ये हो जाएगी। तो हमारा प्रोजेक्ट 13 दिन का हो जाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में 2 गतिविधियां हैं ए और बी, जिन्हें क्रमशः 5 दिन और 8 दिन लगते हैं। कुछ संसाधनों का आवंटन हमने अपने दिमाग में रखा कि उस आवंटन के अनुसार ए में 5 दिन और बी में 8 दिन लगेंगे। तो हम एक तालिका बनाते हैं कि ए और बी, और ये लिखते हैं डिपेंड्स ऑन, अर्थात ए किसी पर निर्भर है क्या। हम अगर कहते हैं कि ए किसी पर निर्भर नहीं है, बी भी किसी पर निर्भर नहीं है, अर्थात ए और बी दोनों एक साथ शुरू की जा सकती हैं, तो बात आ जाएगी जो पिछली बार चार्ट में दिखाया गया था। अर्थात इसका ड्यूरेशन हमने लिख लिया, 5 दिन ये है और 8 दिन यहाँ पर है। तो बार चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ए इस प्रकार से है 5 और बी है 8, ये हमारा ए है और ये है बी। तो हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन हो गई 8 दिन, क्योंकि 8 दिनों के बाद हमारे दोनों एक्टिविटी समाप्त हो जाएंगे। ए कब शुरू करना है, कब शुरू नहीं करना है, इस पर हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास एक स्लैक है, विकल्प है, एक थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि हम ए को 3 दिन इधर उधर कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा डिले भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। हमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की दृष्टिकोण से किस एक्टिविटी पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्या हमें ए पर ध्यान देना चाहिए या बी पर ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट है कि क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की अवधि बी से गवर्न हो रही है, बी से कंट्रोल हो रही है, इसलिए बी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ए पर ध्यान शायद कम दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 दिन का एक बफर है, उसको हम स्लैक कहते हैं, और उसको हम अपनी कैलकुलेशन में किस प्रकार से लेके आते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगर यह स्थिति ना होती और ये होता कि हाँ ए तो किसी पर निर्भर नहीं है लेकिन बी ए पर निर्भर है, तब ये 5 और 8 की क्या स्थिति बनती। तब होता कि ए 5 में समाप्त होगी और बी यहाँ से शुरू होगी जब ए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बी ए पर निर्भर है। तो अगर अब यहाँ पर बी शुरू होगी तो हमारे प्रोजेक्ट की अवधि 13 दिन मानी जाएगी या 13 दिन होगी ही। यहाँ पर अगर क्रिटिकलिटी की बात करें कि किन गतिविधियों को हमें ध्यान देना होगा, तो ए और बी दोनों ही क्रिटिकल हैं। हम किसी भी गतिविधि में चूक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रोजेक्ट 13 दिन में समाप्त करना है तो हमें ए भी 5 दिन में करनी होगी, बी भी 8 दिन में करनी होगी। इस स्थिति में हमारे पास ए को लेकर के थोड़ी सी गुंजाइश थी
यहाँ पर वो गुंजाइश हमारे पास नहीं है। अब हम इसको नेटवर्क में कैसे दिखाते हैं? हमने पहले देखा था कि A इस प्रकार से और B इस प्रकार से, तो 1 2 3, तो 1 2 1 3 और ये हो गई डमी एक्टिविटी। ये हमारा 5 दिन है, ये हमारा 8 दिन है। तो हम ये अगर कैलकुलेट करना चाहें कि हम नोड 2 पर किस समय पहुंचेंगे, तो नोड 2 पर पहुंचने वाले अर्थात यहाँ के जो डेस्टिनेशन एरोज हैं वो एक ही है। यहाँ अगर 0 से शुरू करते हैं तो 0 और 5 जोड़ करके 5 दिन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम 0 से 8 दिन में तो इस रूट से पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन एरो 2 हैं। हम इस नोड 3 पर पहुंचने के लिए हमें यहाँ से भी पहुंचना है और हमें यहाँ से भी पहुंचना है। तो ये हमारे 2 रूट हैं 3 पर पहुंचने के लिए। तो हम 3 पर पहुंच गए हैं। यह बात या ये घटना कब होगी? यह तब होगी जब दोनों ही रूट से वहाँ पहुँचा जा सके, अर्थात मैक्सिमम ऑफ एरोज। तो जो भी यहाँ से हमें 8 दिन लगेंगे, यहाँ से हमें कितने दिन लगेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो समय लगना नहीं है, तो यहाँ से पहुँचने के लिए हमें 5 दिन लगेंगे। इन दोनों में अधिक क्या है? 8। तो अर्थात इस नोड पर हम 8 पर पहुँचेंगे, अर्थात 8 दिन में पहुँचेंगे। इस बात की चर्चा हम अगले क्लास में एक और उदाहरण के साथ फिर से करेंगे। हाँ, जब निर्भरता की बात होगी तब यह चित्र बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें A और B को इंडिपेंडेंट माना गया है। जब निर्भरता होगी तब हम कहेंगे A 5 दिन 1 2 और B 8 दिन 2 3। तो अब हम इस नोड पर पहुंचेंगे 5 को और इस नोड पर पहुंचेंगे 5 से शुरू करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे 13 पर। तो यहाँ पर गणित आसान हो जाती है। जब तमाम नोड्स एक जगह मिलते हैं आकर के, तब गणित थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमें देखना होता है कि हर रूट से यहाँ पहुँचने का समय क्या है और उन सभी समयों में से जो अधिकतम होगा वह समय माना जाएगा यहाँ पर पहुँचने का। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपको हमेशा की तरह कुछ उपयोगी पुस्तकें दिखाना चाहते हैं जो कि इस मॉड्यूल में और इस पाठ्यक्रम में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।